कहानी की शुरुआत में 9 टेल वाले टाइगर को भागते हुए दिखाया जाता है, जिसे मारने के लिए गांव वाले तलवार और दूसरे वेपन्स लेकर उसका पीछा करते हैं। भागते भागते टाइगर पलटकर उन गांव वालों पर अटैक कर देता है, जिसमें काफी सारे लोग घायल हो जाते हैं। और तभी एक डीमन फाइटर आता है और अपनी तीर से टाइगर पर अटैक कर देता है। टाइगर घायल होकर समंदर में चला जाता है, जहाँ थोड़ी देर बाद हम उसे एक खूबसूरत लड़की के रूप में बदलते हुए देखते हैं जो प्रेग्नेंट थी। अब बैकग्राउंड में बताया जाता है कि ओरिएंटल कॉन्टिनेंट में कई सारे डीमंस के अटैक के कारण काफी तबाही हुई थी, जिससे निपटने के लिए 5 डीमन किलर्स का एक ग्रुप पीक वैली नाम के जगह पर अटैक करता है, जहां डीमंस पैदा होते थे। उन डीमन किलर्स ने लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की भी कुर्बानी दे दी थी और डीमन एम्परर को मार कर दुनिया को उसके अत्याचार से छुटकारा दिलाया था। लेकिन डीमन एम्परर का ब्लड नीदरवर्ल्ड सी में बदल गया, जिसने पूरी दुनिया को जला दिया और तभी से ओरिएंटल कॉन्टिनेंट के 3 टुकड़े हो गए थे, हुलोंग, क्वान यू और जुलोन। उसके बाद इन तीनों स्टेट ने रेड पर्ल के थ्रू एक ली फॉर्मेशन यानी हाई एनर्जी शील्ड बनाई थी, जिसके कारण कोई डीमन वहां अटैक नहीं कर पाते थे और वो लोग शांति से रहते थे। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इंपीरियल डीमन किलर की शिया ऑक्सुआन एक डीमन को चेज करता है। वो डीमन खुद को बचाने के लिए एक औरत को पकड़ लेता है, जिसकी गोद में एक बच्चा भी था। वो धमकी देता है कि अगर किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो उस औरत और बच्चे को मार डालेगा। सब लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन कीक अपनी समझदारी से न सिर्फ डीमन को मार देता है बल्कि उस औरत और बच्चे को भी सही सलामत छुड़ा लेता है। और तभी उसे रॉयल पैलेस में बुलाया जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि रेड पर्ल में क्रैक आ गया है और उसे एक नया रेड पर्ल लाने के लिए जियोंगकू माउंटेन जाना है। जाने से पहले उसकी ग्रैंडमदर उसे एक ट्रांजैक्शन तलिस्मान देते हुए कहती है कि ये पर्ल ढूंढने में उसकी हेल्प करेगा, जो उसे लेकर अपने साथियों के साथ जियोंगकू माउंटेन पहुंच जाता है। वहां से रेड पर्ल को लेकर वो लोग तुरंत वापस लौटने लगते हैं, पर अचानक सामने एक बैरिकेड आ जाता है और उन्हें रुकना पड़ता है। तभी उन्हें पेड़ से एक आदमी लटकता हुआ दिखाई देता है, जो मदद के लिए पुकार रहा होता है। शुआन घोड़े से उतरकर उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, पर तभी ऊपर से एक जाल उस पर गिरती है, जिसमें वो फंस जाता है और उसके सारे साथी भी बेहोश होकर घोड़े से गिर जाते हैं। तभी वो बंदा उसकी थैली में से रेड पर्ल का बॉक्स निकाल लेता है। अभी वो उसे देखकर खुश हो ही रहा था कि तभी शुआन उस पर अपनी तलवार तान देता है और वो बंदा उसे जाल के बाहर देखकर हैरान रह जाता है और उसमें रहम की भीख मांगते हुए सर पटकने लगता है। शुआन उसे जाने देता है और उसके जाते ही वो पर्ल वाला बॉक्स चेक करता है, जिसके अंदर से पर्ल गायब हो चुका था और उसकी जगह एक मामूली कंकड़ रखा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम उस पर्ल चुराने वाले लड़के को देखते हैं, जिसका नाम हुजी था। वो अपने गांव पहुंचता है, जिसे देखकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। हुजी अपने ग्रैंडमदर के पास जाता है और उन्हें कुछ दवाई और स्टिक देता है, जिसे पाकर ग्रैंडमदर बहुत खुश होती है और उसे प्यार से आशीर्वाद देती है। और तभी गांव के बच्चे हुजी को घेर लेते हैं। हुजी उन बच्चों के साथ खेलने लगता है और अचानक उसकी नजर एक बीमार बच्चे पर पड़ती है, जो सबसे अलग दूर खड़ा था। हुजी उस बच्चे से कहता है कि अगर वो अपनी दवाई टाइम पर लेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा और बदले में उसे इनाम भी मिलेगा। ये कहकर वो रेड पर्ल उस बच्चे को दे देता है। बच्चा खुश होकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जाओ सेंटोंग नाम के एक बंदे को देखते हैं, जो कि एक होटल में खाना खाने आया था। उसे खाना पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे फेंक देता है। ये देखकर एक बंदा उससे लड़ने लगता है, लेकिन जाओ उसे एक ही बार में बेहोश कर देता है। तब उसके चेले भी उससे लड़ने के लिए आ जाते हैं और थोड़ी ही देर में जाओ उन्हें भी ठिकाने लगा देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह बंदा एक डीमन किलर था। पूरी फाइट खत्म होने के बाद होटल का मालिक उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम मेरा धंधा खत्म करना चाहते हो? इस पर सेटोंग कहता है कि मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। यह सुनकर होटल के मालिक को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है और दोनों की तगड़ी फाइट होने लगती है। सेटोंग अपने वेपन का यूज करके उसे हराने की कोशिश करता है, जबकि डीमन अपनी इल्यूजन टेक्निक का यूज करके उसे परेशान करता है। वो कभी अपने मुंह से आग उगलता है तो कभी उसके सामने से गायब हो जाता है। इधर उनकी फाइट चल रही होती है और दूसरी तरफ हम हुजी को सपनों की दुनिया में खोया हुआ देखते हैं। नींद टूटने पर वो देखता है कि उसके गांव में आग लग गई है। वो तुरंत अपनी ग्रैंडमदर को सुरक्षित स्थान में पहुंचा देता है और आग बुझाने में गांव वालों की मदद करने लगता है। और तभी वहाँ पर सुआन आ जाता है, जो उसे अपने रेड पर्ल के बारे में पूछता है। हुजी उससे कहता है कि यहाँ
आग लगी हुई है और तुम्हें अपने पर्ल की पड़ी है। पहले सबकी हेल्प करो, फिर पर्ल को ढूंढेंगे। थोड़ी देर बाद आग बुझ जाती है और सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये आग कोई एक्सीडेंटली नहीं लगी थी, बल्कि इसके पीछे किसी डीमन का हाथ था। ईश्वान उन्हें बताता है कि अगर रेड पर्ल नहीं मिला तो डीमन इसी तरह अटैक कर करके उन्हें परेशान करते रहेंगे। सुनकर सब लोग हुजी से पर्ल ढूंढने को कहते हैं। तब हुजी को याद आता है कि वो पर्ल उसने उस बीमार बच्चे को दिया था। वो शुआन को लेकर उस बच्चे के पास जाता है, लेकिन बच्चे को याद नहीं था कि पर्ल उसने रखा कहाँ है। पर थोड़ी देर ढूंढने के बाद हुजी को अपने जूते के अंदर वो पर्ल मिल जाता है, जिसे लेकर शुआन वापस जाने लगता है। पर तभी एक डीमन हुजी का वेश बदलकर उससे पर्ल हथियाने में कामयाब हो जाता है। जब शुआन को इस बात का पता लगता है तो वो हुजी पर डीमन होने का शक करता है। तभी वहाँ से टोंग आ जाता है, जो उससे कहता है कि ये डीमन नहीं है। तब शुआन को रियलाइज होता है कि इसकी स्मेल इंसान जैसी है। फिर वो तीनों गांव वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डीमन ने सभी गांव वालों को पॉसेस कर रखा था। उन सबको स्टैचू की तरह खड़ा देखकर हुजी टेंशन में आ जाता है और सबको आवाज देने लगता है और तभी 3 गांव वाले मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं, जिसे बचाने के लिए शुआन उनसे फाइट करने लगता है और देखते ही देखते पूरे गांव वालों के साथ उन सबकी फाइट होने लगती है। और तभी वो बच्चा वहां आ जाता है, जिसे देखकर शुआन हुजी से कहता है कि डीमन इसी बच्चे के अंदर है और इसने पर्ल को निकाल लिया है, इसीलिए इसको मारो ताकि पर्ल बाहर आ जाए। हुजी हिचकते हुए उस बच्चे को एक पंच मारता है, जिससे पर्ल तो बाहर आ जाता है, लेकिन साथ में वो बच्चा भी मर जाता है। बच्चे के मरते ही डीमन उसकी बॉडी से निकल जाता है, लेकिन हुजी को बच्चे की मौत का बहुत दुख था, इसलिए वो पर्ल को अपने मुंह में रख लेता है और डीमन से बदला लेने के लिए उससे फाइट करने लगता है। इधर हुजी और डीमन में फाइट होती है, उधर शुआन, सिटोंग और ग्रेटेस्ट मास्टर गांव वालों के साथ फाइट करने में बिजी होते हैं। फाइनली हुजी डीमन को मार डालता है और डीमन के मरते हुए गांव वाले उसके पोजीशन से निकल जाते हैं। और जैसे ही बच्चे की माँ को खबर लगती है कि उसका बच्चा मर गया है तो वो रोते हुए हुजी को अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। उसकी देखा देखी दूसरे गांव वाले भी अपने अपने घर वालों की मौत के लिए उस पर इल्जाम लगाते हैं और तभी हुजी बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हुजी को बेड पर बेहोश पड़ा देखते हैं और शुआन, सिटोंग और ग्रेटेस्ट मास्टर को आपस में बातें करते देखते हैं। ग्रेटेस्ट मास्टर उन्हें बताते हैं कि अगर कोई इंसान रेड पर्ल को निकाल ले तो उसकी बॉडी फट जाती है, लेकिन हुजी न सिर्फ जिंदा है बल्कि एक डीमन को भी मार चुका है। इसका मतलब वो कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन जो भी हो हमें ये पर्ल उसकी बॉडी से जल्द निकालना होगा, वरना उसका ज्यादा दिनों तक जिंदा रहना मुश्किल होगा। शुआन को भी पर्ल लेकर वापस अपने स्टेट लौटना था, इसलिए वो भी चाहता था कि हुजी की बॉडी से पर्ल निकल जाए, लेकिन ग्रेटेस्ट मास्टर कहता है कि ये काम सिर्फ यमई फेरी कर सकती है, जो बाबाओं टाउन में रहती है। बस फिर क्या था, वो लोग बाबाओं जाने की प्लानिंग करते हैं और तभी घर के बाहर गांव वालों का शोर सुनाई देता है, जो हुजी को मारने आए थे। अब तक हुजी होश में आ चुका था। शोर सुनकर वो घर से बाहर आ जाता है। गांव वाले उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर सिटोंग उनके सामने खड़ा हो जाता है और गांव वालों से कहता है कि इसने अपनी जान पर खेलकर तुम सबकी जान बचाई है और तुम लोग इसे मारना चाहते हो। ये सुनकर गांव वाले चुप हो जाते हैं और तभी गांव का मुखिया उनसे कहता है कि पिछले 10 सालों में हुजी ने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए हम इसकी जान तो नहीं लेंगे, पर अब इसे ये गांव छोड़कर जाना होगा। ये सुनकर हुजी गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाता है और दुखी मन से उन तीनों के साथ बाबाओं के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में वो सब बाबाओं टाउन पहुंच चुके होते हैं। सिटोंग का घर वही था, इसलिए वो अपने घर चला जाता है और ये तीनों यमई के घर पहुंच जाते हैं। उनके रिक्वेस्ट करने पर यमई पर्ल निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि हुजी के अंदर डीमन ऑरा है, इसीलिए वो उनसे कहती है कि पर्ल निकालने के लिए पहले डीमन ऑरा को मारना पड़ेगा, जिसके लिए एक खास वेपन की जरूरत पड़ेगी। वो मैं तभी दे सकती हूँ जब हुजी कल होने वाले टूर्नामेंट को जीत लेगा। अब ये उसका रूल था जिसके खिलाफ वो नहीं जा सकती थी और इन तीनों के पास भी कोई चारा नहीं था, इसलिए वो लोग इसकी शर्त मान जाते हैं। हुजी फाइट करने के लिए एग्री नहीं था, पर वो लोग उसे ट्रेनिंग देकर तैयार करने की कोशिश करते हैं। ग्रेटेस्ट मास्टर हुजी को ट्रेनिंग देते हैं, जो देखते हैं कि मेडिटेशन के दौरान हुजी की बॉडी से गोल्डन लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है। ये देखकर वो शुआन से कहते हैं कि मैंने 100 ईयर्स में किसी भी इंसान की बॉडी से गोल्डन लाइट निकलते नहीं देखा, जरूर ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है। ये सुनकर शुआन भी हैरान रह जाता है। नेक्स्ट सीन में बैटल एरिना दिखाया जाता है, जहाँ
काफी भीड़ थी। सभी लोगों के इकट्ठा होने के बाद बैटल का जज सबको रूल्स बताता है कि यहाँ हर तरह की मैजिकल और नॉर्मल वेपन्स का यूज किया जा सकता है और जब तक आपका कॉम्पिटिटर आपसे जान की भीख न मांग ले तब तक आप विनर नहीं कहलाओगे। और इसी के साथ नगाड़े बजाकर फाइट की शुरुआत की जाती है। सबसे पहले यूजी आता है जो कुआन यू का सॉर्सेरर था। उसका मुकाबला फुलोंग की व्यूजेंग के साथ होता है जो फायर स्वॉर्ड के लिए फेमस था। उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। यूजी अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ अटैक करता है जबकि व्यूजेंग फायर स्वॉर्ड को घुमा घुमा कर अटैक करता है। पहले तो व्यूजेंग का पलड़ा भारी पड़ता है पर जल्द ही यूजी उसके फायर स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये देख कर व्यूजेंग हार मान लेता है। इसके बाद चैंग डाकियांग आता है जो जुलून से था। वो फिजिकल स्ट्रेंथ में यूजी से कई गुना ज्यादा था लेकिन उसके पास कोई मैजिकल पावर या वेपन नहीं था और इसी का फायदा उठाकर वो यूजी अपने उड़ने वाले तलवारों का कमाल दिखाता है। पर चैंग भी कहाँ चैन से बैठने वाला था। वो इस बहादुरी से लड़ता है कि एक पल को तो यूजी भी चकमा खा जाता है लेकिन फिर संभाल कर वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उसे चारों तरफ से घेर लेता है जिससे चैंग काफी इंजर्ड हो जाता है। लेकिन यूजी इतने पर भी नहीं रुकता। वो अपने मैजिकल पावर से वहाँ मौजूद सभी लोगों के स्वॉर्ड्स को अट्रैक्ट कर लेता है और फिर उन सारे स्वॉर्ड्स को वापस चैंग की तरफ भेज देता है और तभी हुजी बिन बुलाए मेहमान की तरह एरेना में टपक जाता है और पलक झपकते ही सारे स्वॉर्ड्स को अपने स्टिक से बिखेर देता है और यूजी से कहता है कि क्यों मरे हुए को मार रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर जरा से भी इंसानियत नहीं है। उसकी बात सुनकर यूजी भी तैश में आ जाता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है जिसे हुजी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है और फिर दोनों में जमकर फाइट होने लगती है। हुजी अपने स्टिक को ही वेपन की तरह यूज करता है जबकि यूजी पहले की तरह इस बार भी अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड से अटैक किया जाता है। हुजी कभी भागकर तो कभी जमीन पर लुढ़क कर खुद को स्वॉर्ड की अटैक से बचाता है। फिर एक बार यूजी ढेर सारे स्वॉर्ड्स हुजी की तरफ फेंकता है जिसे हुजी अपने मैग्नेट से चिपका लेता है। उसके सारे ट्रिक और स्टंट देखकर सब लोग हैरान होते हैं। अब यूजी को बराबर की टक्कर मिल रही थी इसीलिए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस पर अटैक करता है जिसे यूजी बैक होकर फेल कर देता है। अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर अटैक करता है जिसे एक ही बार में यूजी ढेर हो जाता है। बैटल का जज यूजी को विनर अनाउंस करने से पहले एक बार सबसे पूछता है कि क्या कोई उसको चैलेंज करना चाहता है और तभी भीड़ में से एक बंदा हुजी को चैलेंज करने के लिए सामने आता है और वो कोई और नहीं बल्कि सिटांग ही था। उसे देखकर शुआन और हुजी दोनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये फाइट जीतना हुजी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है पर सिटांग उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि मेरे लिए भी यह फाइट जीतना बहुत जरूरी है। फाइनली हुजी को सिटांग के साथ फाइट करना ही पड़ता है और शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि सिटांग ही जीतेगा क्योंकि वो अपने स्पेयर को लेकर फुल एनर्जी में फाइट कर रहा था जबकि अपने हुजी की हालत काफी टाइट हो चुकी थी लेकिन उसे किसी भी तरह ये फाइट जीतनी थी इसलिए वो सीधा सिटांग को पकड़ लेता है और गुदगुदी देने की कोशिश करता है जिससे सिटांग को अनकंफर्टेबल फील होता है और वो हुजी को एक थप्पड़ लगाता है और तभी उसके बाल खुल जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि सिटांग कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। भेद खुलते ही वो तुरंत वहाँ से चली जाती है और फाइनली हुजी विनर अनाउंस किया जाता है। अब हुजी फाइट तो जीत चुका था लेकिन उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि उसके कारण सिटांग को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा इसलिए वो उससे माफी मांगने और उसे मनाने के लिए उससे मिलने जाना चाहता था लेकिन उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे इसलिए वो शुआन से नए कपड़े दिलाने की कहता है और फाइनली नए कपड़े पहनकर वो मिस टोंग से मिलने के लिए चला जाता है। जब वो दोनों झाओ मेंशन में पहुंच जाते हैं तो गार्ड उन्हें अंदर लेकर जाता है और टोंग के फादर शुआन को पहचान जाते हैं। उन दोनों को रेस्पेक्टफुली बिठाकर बातें करते हैं फिर उन दोनों से अपने यहाँ आने का पर्पस पूछते हैं तो वो कहते हैं कि वो लोग मिस जाओ यानी टोंग से मिलने आए हैं जिनसे रियून विलेज में उनकी मुलाकात हुई थी। पर उनके फादर कहते हैं कि मेरी बेटी तो 2 दिन से कहीं बाहर गई ही नहीं, आपको जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। यह सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं और तभी मिस टोंग वहाँ आती है और उन्हें देखकर अनजान बनने का नाटक करती है। उसकी मेड भी कहती है कि मिस टोंग 2 दिनों से रात दिन पेंटिंग बनाने में बिजी थी। यह सुनकर शुआन उनसे सॉरी कहते हुए वहाँ से निकलने लगता है लेकिन होजे मिस टोंग की अजीब बिहेवियर से हैरान था और वो उसे माफी मांगने बिना जाना नहीं चाहता था। इसलिए टोंग उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि वो अपनी माँ के टूटे हुए स्पेयर को ठीक कराने के लिए फाइट करने आई थी
थी। अगर उसके फादर को पता चला तो वो नाराज होंगे, इसलिए उनसे ये बात छुपाई है। पूरी बात जानने के बाद हुजी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन शुआन कहता है कि रेड पर्ल वाला काम ज्यादा अर्जेंट है, इसीलिए फिलहाल उस पर फोकस करना है। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले जाता है। उधर जाओ मेंशन में मिस टोंग के फादर अपनी मरी हुई वाइफ की फोटो के सामने खड़े होकर कहते हैं कि 10 साल गुजर गए और अब तक तुम्हारे कातिल ब्लैक विंड का पता नहीं चला है, लेकिन जैसे भी हो मैं तुम्हारी मौत का बदला लेने के लिए उसे ढूंढ निकालूंगा। इधर ग्रेटेस्ट मास्टर और शुआन हुजी को समझाने की कोशिश करते हैं कि बड़ी मुश्किल से तो यमी फेरी मैजिकल वेपन देने को राजी हुई है, अगर वो भी तुमने मिस टोंग को दे दिया तो रेड पर्ल निकालना मुश्किल हो जाएगा। इस पर हुजी कहता है कि अब चाहे जो भी हो मैंने मिस टोंग को जुबान दी है तो मैं उसे पूरा कह के रहूंगा। रही बात रेड पर्ल की तो वो तुम लोग मेरा पेट काट कर निकाल लेना। कहकर वो सोने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम दो शराबियों को नशे में धुत अपने घर की तरफ जाते हुए देखते हैं और तभी उन्हें ब्लैक विंड डीमन दिख जाती है और वो उसे मारने की कोशिश करती है, पर वो उन दोनों को बेहोश करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस टोंग भागती हुई अपने फादर के पास आती है और उन्हें बताती है कि ब्लैक विंड बाबाओं टाउन में देखी गई है, लेकिन उसके फादर को पता चल चुका था कि टोंग इतने दिनों तक उससे छुपाकर मार्शल आर्ट सिखाती आ रही थी, इसलिए वो उससे बहुत नाराज होते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हुजी मिस टोंग से मिलने के लिए आता है, लेकिन उसके गार्ड उससे मिलने नहीं देते और तब वो चुपके से जाकर उसे उसके कमरे से निकाल लाता है और दोनों भागने वाले होते हैं कि तभी सामने से टोंग के फादर आ जाते हैं और उन्हें जाने से रोक देते हैं। यहाँ से सीन पास्ट में चला जाता है जहाँ मिस टोंग के पेरेंट्स को ब्लैक विंड से लड़ते दिखाया जाता है। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत बहादुरी से ब्लैक विंड से फाइट करते हैं और फाइनली मिस टोंग की मदर यू अपने स्पेयर से ब्लैक विंड को मारने वाली होती है, पर तभी ब्लैक विंड उससे रहम की भीख मांगने लगती है और कहती है कि अगर उसने उसकी जिंदगी बख्श दी तो वो हमेशा के लिए सुधर जाएगी और कभी किसी को परेशान नहीं करेगी। ये सुनकर मिस टोंग की मदर को उस पर दया आ जाती है और वो उसे छोड़ देती है, लेकिन ब्लैक विंड शातिर डीमन थी, वो तुरंत उसे अपने जहरीली स्मोक से घायल करके वहाँ से भाग जाती है। ब्लैक विंड के धोखे के कारण मिस टोंग की मदर की जान चली जाती है और मरते मरते वो अपने हस्बैंड से प्रॉमिस लेती है चाहे कुछ भी हो जाए टोंग को ना कभी मार्शल आर्ट सिखाना और ना ही किसी डीमन से लड़ने देना, क्योंकि यह दुनिया धोखेबाजों से भरी हुई है, इसलिए उसे इन सब चीजों से दूर रखना। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ ब्लैक विंड एक बार फिर से बाबाओं टाउन में तबाही मचा रही थी और मिस टोंग के फादर येमेई फेरी को यहाँ इसी बात पर डिस्कस करने आए हुए थे, जहाँ येमेई उन्हें बताती है कि ब्लैक विंड ने बाबाओं टाउन के ऊपर अपना ब्लैक आई फॉर्मेशन बना लिया है। अगर इस फॉर्मेशन को 2 घंटे के अंदर नहीं तोड़ा गया तो पूरे टाउन में ब्लैक स्मोक फैल जाएगा और फिर किसी का भी बचना नामुमकिन हो जाएगा। उधर बाबाओं टाउन में ब्लैक विंड के अटैक से बचने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। वो जहाँ भी जाती जहरीली ब्लैक स्मोक छोड़ती जाती और जो कोई भी उस ब्लैक स्मोक में सांस लेता वो तुरंत बेहोश हो जाता था। अब तक शुआन ग्रेटेस्ट मास्टर हुजी को भी इसकी खबर हो चुकी थी और वो सब मिलकर इस मुसीबत से लड़ने का फैसला करते हैं। तभी शुआन मिस्टर जाओ से कहता है कि वो 3 लोग अकेले इस ब्लैक विंड का सामना नहीं कर सकते, उनके सबके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और तभी वहाँ यू सी चैंग वेंग और वो सारे फाइटर आ जाते हैं जिन्होंने कल के बैटल में पार्टिसिपेट किया था। सब कंधे से कंधा मिलाकर इस ब्लैक विंड से निपटने को तैयार हो जाते हैं। इधर जाओ मेंशन में मिस टोंग अपनी मेट से रिक्वेस्ट करती है कि दरवाजा खोल कर उसे बाहर जाने दे। उसकी मेट पहले तो उसे समझाने की कोशिश करती है, पर जब वो नहीं मानती तो वो उसे सावधानी बरतने का कहकर डोर खोल देती है। नेक्स्ट सीन में शुआन और हुजी समेत सारे लोग ब्लैक स्मोक से फाइट कर रहे होते हैं और तभी मिस टोंग भी वहाँ आ जाती है। उसे वहाँ देख उसके फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं और तभी जाओ मेंशन के सारे सर्वेंट उनकी फैमिली वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और मास्टर जाओ से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ब्लैक विंड से उन सब की सुरक्षा करे, जिस पर मास्टर जाओ अपने सारे सोल्जर्स को ब्लैक विंड से फाइट करने का ऑर्डर देते हैं और खुद भी फाइट करने लगते हैं। यूजी एक जायंट व्हील को अपने फ्लाइंग टेक्निक से एक्टिवेट करता है ताकि ब्लैक विंड पर अटैक कर सके, पर उससे पहले ब्लैक विंड उसे अपने घेरे में लेकर ऊपर उठा लेती है। तभी चैंग वहां आकर उसे छुड़ा लेता है और अब ब्लैक विंड चैंग को जकड़ लेती है। उधर हुजी और शुआन भी ब्लैक स्मोक से फाइट कर रहे थे। फाइनली ब्लैक स्मोक वहां से चला जाता है, जिस पर हुजी खुश होता है। तभी शुआन उससे कहता है कि ब्लैक स्मोक यहाँ से गया है लेकिन अभी भी एजियो ड्रैगन गेट पर मौजूद है, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। उधर एजियो ड्रैगन गेट पर टोंग, उसके फादर और बाकी सोल्जर अभी भी ब्लैक स्मोक से फाइट कर
रहे होते हैं और धीरे धीरे ब्लैक स्मोक वहाँ से भी चला जाता है, जिसे देखकर मिस टोंग खुश होती है कि फाइनली उन सब ने मिलकर ब्लैक आई फॉर्मेशन तोड़ दिया। लेकिन तभी ब्लैक विंड इज़ियोर गेट पर खड़ी दिखाई देती है, जिसके फादर से कहती है कि 10 साल पहले मैंने तुम्हारी वाइफ को मार दिया था और अब मैं तुम सबको भी उसी के पास पहुंचा दूंगी। ये सुनकर उसके फादर गुस्से से कहते हैं कि आज वो अपनी वाइफ का बदला लेकर रहेंगे। फिर वो अपनी बेटी को ऑर्डर देते हैं कि वो सारे सिटीजन्स को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाए और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दे। टोंग ब्लैक विंड से खुद अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी और फादर के कहने पर उसे मजबूरन सबके साथ वहाँ से जाना पड़ता है। उन सब के जाने के बाद मिस्टर जाओ और ब्लैक विंड में आमने सामने की लड़ाई होने लगती है। ब्लैक विंड मिस्टर जाओ का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो मिस्टर जाओ को एक मौका देती है, अगर वो चाहे तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन मिस्टर जाओ कहते हैं कि उनका पूरा खानदान आज तक अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है और वो भी अपने लोगों की सुरक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। ये कहकर वो अपने स्पेयर को पूरे फोर्स के साथ उठाते हैं और ब्लैक विंड पर अटैक कर देते हैं और इसी के साथ चौथा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगला पार्ट भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना।